अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेब प्रोग्रामिंग का। जावा में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब प्रोग्रामिंग, जिसमें हम सबसे पहले जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास सर्वलेट्स। इसमें हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होगी। और हमने कैसे आज इसको यूटिलाइज करना है, और आज हम इसके जो टॉपिक में देखेंगे वो सिंपल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और पाथ सेटिंग वगैरह देख लेंगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिटेल से इसके ऊपर फर्दर वर्क कर सकें। स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। शाफ़िई इमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाह ताला हमें की शफाअत नसीब फरमाए, आमीन। लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे जी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये किस तरीके से काम करती है और कैसे हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास ये है कि जी सबसे पहले अगर हम वेबसाइट्स को देखें तो हमारे पास वेबसाइट बनाने के दो मेजर मैकेनिज्म्स आते हैं। एक है होता है हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनेमिक वेबसाइट्स में सिंपल ये डिफरेंस है कि डायनेमिक वेबसाइट्स के अंदर प्रोग्रामिंग यूज़ हुई होती है, और जबकि स्टैटिक वेबसाइट्स में मोस्टली प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं हुई होती, वो HTML CSS वगैरह के ऊपर ही जस्ट बनाई गई होती है। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक सर्वर होगा जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन पड़ी होती है, और वहाँ पे हम जब रिक्वेस्ट करते हैं अपने किसी दूसरे पीसी से, तो देन हमें वो चीज़ वहाँ से रिट्रीव होती है या रिसीव होती है। यहाँ पे हमारे पास इस वेबसाइट को ट्रिगर करने के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल पाया जाता है वो होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस पे जो फाइल्स वगैरह को हैंडल करने का मैकेनिज्म है वो FTP कहलाता है, जो कि हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और इसको अगर हम देखते हैं नॉर्मल वे के अंदर, तो हमारे पास ये जो मैकेनिज्म चलता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ से रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा होता है इसमें। तो HTTP कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास चंद एक चीज़ें आती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है जी रिक्वेस्ट मेथड क्या है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं, किस किस्म की रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं इससे। और फिर होता है हमारे पास उसका एक URI या URL भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये है हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है इसको, और यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास हेडर फील्ड्स क्या हैं इसकी, जो कि हमारे ब्राउज़र को भी रिक्वायरमेंट है इसकी, और हमारे पास इसकी बॉडी में डाटा कौन सा कंटेन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें ना मुख्तलिफ़ किस्म के रिक्वेस्ट मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट और पुट वगैरह। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हेडर फाइल्स के अंदर जो डाटा आ रहा होता है वो ये है कि होस्ट नेम क्या है, कौन सा ब्राउज़र है, कहाँ पे किस तरीके से रिक्वेस्ट जाएगी। अगर आप लोग इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाकर चेक करें तो इस तरह का डाटा आपको वहाँ पे व्यूएबल होता है। इन डिटेल इन फर्दर लेक्चर्स में देखते जाएंगे साथ साथ। और ये एक जस्ट ओवरव्यू के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है डॉक्यूमेंट। इसको हम देखते हैं तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है तो वो HTML के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा होता है, हमने कैसे रिक्वेस्ट की है, क्या रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स आने के ऊपर हमारे पास HTTP के कुछ कोड्स होते हैं जो कि अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे 404 का कोड बड़ा मशहूर है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जी वो आपके पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो कोड्स की सिनेरियो चलता है वो कुछ इस तरीके से है कि जी 100 से लेके 199 तक जो कोड्स है वो क्या काम करते हैं। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कोड्स होते हैं, और इंडिकेटिंग करते हैं हमारे पास क्लाइंट के रिस्पॉन्स के बिहाफ पे। और ये पार्शियल रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे 100 वगैरह हो गए। और 200 से लेकर 299 तक जो कोड्स हैं ये डिस्प्ले करते हैं कि आपका जो काम है ये 100% सक्सेसफुल हो चुका है, और आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो बिल्कुल ठीक आपकी आगे फॉरवर्ड हो चुकी है, और उसके ऊपर अगर रिस्पॉन्स है तो वो आपका आ चुका है। 300 से लेके जी 399 तक जो रिक्वेस्ट हैं हमारे पास, ये इंडिकेट करती हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स यानी जो डाटा हमारे पास वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा हुआ है वो अगर रीडायरेक्शन के ऊपर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर तो नहीं चला गया हुआ, या हमारे पास जो फाइल्स पड़ी हैं वो हमारे पास मौजूद हैं वहाँ पे उस एड्रेस के ऊपर या न्यू एड्रेस के ऊपर मूव कर गई हैं। तो ये हमें ये चीज़ बता रही होती है कि डाटा हमारे पास वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, और लिस्टेड इन डॉक्यूमेंट्स दे विल बी लिस्टेड इन द
रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये हमें डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से रिस्पॉन्स करेगा। और जो 400 से लेकर 499 तक जो वैल्यूज़ हैं ये हमें बता रही होती हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आया, और अगर एरर है तो किस किस्म का है। एरर की नेचर डिफरेंट तरह की है, जैसे हमारे पास एरर आया जी, हमारे पास जो हमने रिक्वेस्ट की थी वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो 404 आ जाता है हमारे पास एरर। तो 401 इंडिकेट करता है जी ऑथेंटिकेशन जो सी है ना वो ठीक नहीं है आपकी। 403 इंडिकेट करता है जी आपको जो रिक्वेस्ट आपने की थी सर्वर ने उसको डिनाई कर दिया है। तो इस वजह से हमारे पास ये डिफरेंट तरह की रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं। उसके बाद है जो 50 से लेकर 599 तक, आपने 503 की बड़ी मशहूर इसके अंदर है एग्जांपल जो आपने देखी हो ये, और इसके अलावा 505 की भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यानी मतलब ये कि इसके अंदर वो एरर्स डिस्प्ले किए जाते हैं जो कि हमारे पास आ रहे होते हैं कि आपने अगर डीबी अटैच नहीं की हुई, कोई डेटाबेस वगैरह अटैच नहीं की हुई, डेटाबेस की फेलियर आ रही है। 505 503 भी आपको इसी तरीके से ओवरलोडेड वगैरह के टेम्परेरीली ओवरलोडेड के रिक्वेस्ट के बिहाफ पे आपको ये रिस्पॉन्स करेगा कि ये चीज़ें जो हैं हमारे पास एरर्स इस तरह डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये कैटेगराइजेशन है हमारे पास सारे एरर्स की 100 से लेके 599 तक। तो मोस्टली जो हमारे पास सही चलता है काम वो 200 पे चलता है, और जो बिल्कुल नहीं चल रहा तो 404 और 503 यानी डीबी का एरर होगा तो इसके दौरान से आएगा। कोई सर्वर की तरफ से कोई रिक्वेस्ट डिनाई की जा रही है या कोई मसला आ रहा है या वो अवेलेबल नहीं है तो वो 40 के रिगार्डिंग होगा। और यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से अगर कोई डाटा वगैरह का रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो आएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, और ये है सक्सेसफुल। और यहाँ पे हमारे पास जस्ट कोई इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास देनी हो क्लाइंट को, कोई एडिशनल कोई पार्शियल रिक्वेस्ट के तौर पे उसको बताना हो, तो ये वो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं। आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है जी हमारे पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। एक तो है स्टैटिक वेबसाइट का, मतलब ये आपने जो रिक्वेस्ट की वो एज इट इज़ गई, रिट्रीव करेंगे आप वहाँ से, ठीक है। और जैसे ही आपने यहाँ से रिक्वेस्ट की तो आपको जो फाइल पड़ी थी एग्जैक्टली वही फाइल उसने आपको वापस कर दी, बस इतना काम है। ये हमेशा याद रखेगा, स्टैटिक के अंदर जो आपने बनाया था वो एज इट इज़ आपको वापस कर दिया गया। अब डायनामिक का डिफरेंस है, डायनामिक का डिफरेंस ये है जो रिक्वेस्ट आपने की थी, आपके जो रिक्वेस्ट की थी उस फाइल को सर्वर ने कंपाइल किया, कंप्यूट किया, उसको कंप्यूट करने के बाद जो आउटपुट जनरेट किया वो एचटीएमएल में बनाएगा, एचटीएमएल में बना के उसको फिर वापस भेजेगा। तो डेट इज़ कॉल्ड डायनामिक वेबसाइट के मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी होंगी और वो उसको डायनामिकली व्यू करवा देगा आपको। सर्वलेट्स बेसिकली एक डायनामिक रिस्पॉन्स के तौर पे यूज़ की जाने वाली टेक्निक है। सर्वलेट बेसिकली जावा के क्लास है जिसके अंदर हम नॉर्मली काम करते हैं वेब प्रोग्रामिंग का। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके जब चेक करेंगे तो आपको इसका मज़ीद डीपर व्यू होगा। और ये नॉर्मल वैसे ही काम करेगा कि हम HTTP रिक्वेस्ट करेंगे वेब सर्वर पे, सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट जाएगी वो सर्वलेट को देगा, सर्वलेट ने जो रिस्पॉन्स करना है वो वापस से आपके वेब सर्वर के पास जाएगा और आपको उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा होता है कि जी सर्वलेट्स में और जावा हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, तो सिंपल ये डिफरेंस होता है कि जावा के अंदर, जावा एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास मेन मौजूद होता है, जबकि सर्वलेट के अंदर हमारे पास मेन का मेथड मौजूद नहीं होता है। इसके पर्सपेक्टिव हमारे पास जो दूसरा अवेलेबल होगा उसे कहते हैं हम डू गेट। तो डू गेट के अंदर जो काम किया जाता है ये तकरीबन मेन की तरह ही काम करेगा। हम इसके ऊपर देखेंगे, इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे कैसे इसको पास करने हैं और कैसे हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये हमारे पास इंट्रैक्शन करता है यूज़र के साथ डायरेक्टली, और हम इसको नॉर्मली HTML के अंदर एंटर करके आगे चेक करवाएंगे। फिर आता है जी हमारे पास इसको कैसे चलाना होता है कि सबसे पहले हम इसे करेंगे कंपाइल करेंगे सर्वलेट को, इसकी डॉट क्लास फाइल बनाएंगे, डॉट क्लास फाइल बना के फिर हम इसको आगे फर्दर शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम चलाने के लिए लोकल होस्ट 8080 का सर्वर यूज़ करते हैं। ये सारा मैकेनिज्म आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता समझाता हूँ आगे। फिर आता है इसका सर्वलेट लाइफ साइकिल। इसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास आता है जी कि हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले इनिट का फंक्शन कॉल होता है। जैसे ही हम इसका सर्वर चलाते हैं तो सर्वलेट को इनिशियलाइज करते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे पास इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सर्विस का मेथड आएगा, सर्विस का मेथड के अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स चलता रहेगा। हमारे पास रिक्वेस्ट चलेगी, रिस्पॉन्स चलेगा, और हम उसके बिहाफ पे जो काम चला रहे होते हैं वो डू गेट के अंदर ही चल रहा होता है सारा। उसके बाद जब हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं तो सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है।
हम वेब प्रोग्रामिंग करने के लिए जी हम यूज़ करेंगे अपाची टॉमकैट सर्वर। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, इस वेबसाइट से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इस जिप फॉर्म में डाउनलोड कीजिएगा। और उसके बाद फिर हमने करना क्या है, इसको कहाँ रखना है, आपने इसको कोशिश करें सी में रख लें, सी में नॉर्मल फोल्डर के लिहाज से आप इसको रख लें। और उसके बाद फिर इसकी सेटिंग वगैरह, हम इसकी पाथ सेटिंग के ऊपर जाते हैं कि इसकी पाथ सेटिंग कैसे करते हैं। आपने मैंने भी सी के अंदर रखा हुआ अपाचे टॉमकैट ने, मेरे पास 9.0 वर्जन है, मैंने उसको जस्ट पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब चलते हैं जी इसकी पाथ सेटिंग कैसे करनी है। तो आपने सिंपल ये करना है कि हमारे पास यहाँ पे आपने एक पाथ सेट करना है जावा होम। ठीक है, जावा अंडरस्कोर होम, और ये पाथ आपने सेट करना है जेडीके का। दूसरा आपने करना है कैटलीना होम। ठीक है, और यहाँ पे आपने पाथ सेट कर देना है इसका, जहाँ आपने अपाचे टॉमकैट सर्वर रखा था, मेन का पाथ। उसके बाद आपने यूज़ करना है जी क्लास पाथ, उसमें आपने यूज़ करना है इसके लिब के फोल्डर में जाके, टॉमकैट के लिब के फोल्डर में जाकर सर्वलेट एपीआई डॉट जार वाला, ये आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर देना। इसको करने के लिए मैं एक मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको लेके चलना है आपने। ये देखिए जी, हम इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने आए हैं यहाँ पे। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करें आपके, हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स यहाँ पे सेट किए जाते हैं। एक वेरिएबल जो हमारे पास यहाँ पे होता है वो है जी यूज़र वेरिएबल्स, एक होता है सिस्टम वेरिएबल्स। यूज़र वेरिएबल का मतलब मैं अपने यूज़र, एक यूज़र के लिए कर दूंगा तो ये उसके लिए अवेलेबल होगा। वो अगर सिस्टम वेरिएबल में कर दूंगा तो सारे सिस्टम के लिए रहेगा। यानी जैसे आप लोग लैब के अंदर यूज़ करते हैं अपने सिस्टम, तो आप अपना अपना लॉगिन करके जा रहे होते हैं, तो अगर आप अपने लॉगिन के बिहाफ पे कोई सेटिंग करेंगे तो वो सिर्फ आपके लिए रहेगी, दूसरा बंदा लॉगिन करेगा तो उसके लिए वो सेटिंग नहीं रहेगी। इसलिए अगर एडमिन चाहे तो वो आपके सिस्टम वेरिएबल में एक ही दफ़ा सेट कर देगा, तो आप सारे ही यूज़र्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे अब क्या किया जी, क्लास पाथ अगर सेट करना था तो मैंने यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे वो पाथ आपका सेट किया हुआ है, सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया, लिब सर्वलेट एपीआई डॉट जार। इसी तरीके से दूसरा पाथ मैंने सेट किया कैटरीना होम, यहाँ पे भी मैंने इसको एज इट इज़ पास कर दिया। जावा होम का पाथ सेट कर देना, तो आपका ये काम भी जावा होम, ये आपके पास जावा होम का जो पाथ है ये आपने सेट किया। यहाँ पे जेडीके का पाथ आएगा, जावा अंडरस्कोर होम में जेडीके का पाथ आएगा, इसको आपने ओके कर देना। ये पाथ सेटिंग होगी तो देन हमारा आगे काम स्टार्ट होगा। फिर ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है जी, सबसे पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद जब आज हमने इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो मैंने इसका हायरार्की स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपके पास। आपने अपनी कोई जो भी एप्लीकेशन बनानी होगी वो एप्लीकेशन आप बनाएंगे जाके, इसमें आपका जो टॉमकैट अपाची टॉमकैट सर्वर है ना, आपने इसके अंदर जाके बनानी, इसके अंदर बनानी है तो आपको इसके अंदर बनाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा वेब एप्स का फोल्डर। कहाँ पे, अपाची टॉमकैट के अंदर वेब एप्स का फोल्डर, इसके अंदर जाएंगे आप। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे सबसे पहले। इस फोल्डर का नाम हमने फॉर एग्जांपल रख दिया थी वेब इंजीनियरिंग 20। इसके बाद इसमें जाके आपने एग्जैक्ट वही नाम रखने हैं जो कि यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे आपने रखना है वेब, कैपिटल में INF। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे हम, इसके फोल्डर का एक और फोल्डर रखेंगे, इसका फोल्डर का नाम रखेंगे हम क्लासेस। और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम वेब डॉट एक्सएमएल, वेब डॉट एक्सएमएल। और इसी तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे क्लासेस में, और यहाँ पे एक जावा की फाइल बना देनी है आपने। मैंने यहाँ पे रख दिया हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो पहले इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट आईओ को। इसके बाद हमने इंपोर्ट करना है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टैटिक। ठीक है, इसके साथ ही हमने फिर एच को भी इंपोर्ट करेंगे, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP डॉट स्टैटिक। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जी काम कि पब्लिक क्लास, हमने जो नाम रखा हुआ था इस क्लास का SW एक्सटेंड HTTP सर्वलेट, ये लाजमी इसको करवाना पड़ेगा एक्सटेंड, देन जाके हम इस क्लास को आगे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। हमने जैसे इसको किया एक्सटेंड, हमने आगे जाके इसका जो मेथड था, इसके अंदर मेन तो होता नहीं है, इसके अंदर डू गेट होगा। तो पब्लिक वॉइड
डू गेट के दो तरह का पैरामीटर्स आएंगे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एज इट इज, और REQ जो मैं लिखा है यहाँ पे ABC आप कुछ भी लिख सकते हैं, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो ये दो पैरामीटर्स के आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और साथ ही एक्सेप्शन थ्रो कर रहा होता है, तो हम इस एक्सेप्शन को साथ ही इधर ही थ्रो करवा देंगे ताकि हम आगे फर्दर अपना काम ईजिली कर सकें। तो इसके बाद हमने जनाब इसके अंदर जो रिस्पॉन्स को सेट करना है वो टेक्स्ट HTML के अंदर सेट करना है। इसका डॉट सेट कंटेंट टाइप हमें ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने वेब एप्लीकेशन के ऊपर काम करना पड़ता है। तो इसके साथ ही हम आगे देखते हैं कि हमारे पास प्रिंट राइटर बनाने का लिए, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जिससे मैंने आउट के नाम से इसका बना लिया ताकि करने में हमें काम करने में आसानी हो सके। उसके बाद हमें काम करना पड़ेगा जी, हमने सिंपल इसको किया, आउट करवा लिया ताकि हमें थोड़ा सा शो भी हो जाए वैल्यू कैसे आएंगी इसकी। उसके बाद हमने काम किया जी आउट डॉट प्रिंट एलन। जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है ये तो कंसोल पे जाएगा ना, ये वेब एप्लीकेशन का काम नहीं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने हेलो प्रिंट करवाया। यहाँ पे HTML का काम हमने यहाँ पे टैग्स के अंदर काम करना है, तो टैग्स अब इसकी आउटपुट में लिखना शुरू कर देंगे, आउट डॉट प्रिंट एलन में HTML। इसी तरीके से हेड लगा दिया, टाइटल लगा दिया। आप इसको चाहें तो एक लाइन में पूरी HTML भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके इंडेंटेशन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बेस्ट जो प्रैक्टिस है डेवलपर के लिए वो यही है कि हम इंडेंटेशन को यूज़ करें। उतनी दफ़ा मैंने आउट डॉट प्रिंट एलन लिखता गया, मैंने बॉडी का टैग लगा दिया, मैंने इसको क्लोज कर दिया, बिग का टैग लगाया, सारा कुछ करके इसको मैंने वाइंड अप कर दिया। तो ये करने के बाद हमने अब क्या करना है जी, इसको करना है कंपाइल। जैसे जैसे कंपाइल करेंगे तो जस्ट आपने कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट नहीं करना, एग्जीक्यूट होगा भी नहीं है क्योंकि वेब एप्लीकेशन का काम है। तो जैसे हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। अगर मैं इसको कंपाइल नहीं करता, मैं जैसे यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, तो इसको दोबारा कंपाइल करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइल जनरेट होगी डॉट क्लास HW डॉट क्लास फाइल। इसके बाद हमने देखना जी, अब हमने वर्किंग कैसे करनी है पाथ सेटिंग करने के लिए। तो इसके अंदर वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर जाएंगे तो मैंने ये कोड लिखा हुआ है, इसको समझे था। ये आपने भी इसके अंदर ऐसे ही काम करना है। सबसे पहले वेब ऐप ये टैग आएगा। एक वेब ऐप के अंदर हम मल्टीपल सर्वलेट के टैग ला सकते हैं। एक सर्वलेट है तो एक टैग आया, सर्वलेट का नाम आएगा, मैंने लिखा टेस्ट, फिर सर्वलेट की क्लास आएगी, क्लास कौन सी थी HW। फिर उसके बाद हमने काम क्या करना है जी, इसको मैपिंग करनी है, सर्वलेट मैपिंग। यही सर्वलेट की मैपिंग क्या कर रहे हैं कि जी सर्वलेट का नाम क्या था, टेस्ट, तो यहाँ पे वही, यानी कौन सा सर्वलेट को हमने यहाँ पे मैप करवाना है, ये टेस्ट वाले को। जो नाम यहाँ रखा है वही नाम यहाँ मैंने टेस्ट रखा है, यहाँ पे टेस्ट रखना पड़ेगा। आपने XYZ रखना है तो यहाँ पे भी XYZ रखना पड़ेगा। उसके बाद ये सिर्फ इंटरनल डॉक्यूमेंट के अंदर इसको अप्रोच करने के लिए है कि ये सारा डॉक्यूमेंट क्यों बनाया जाता है जी, ये नेविगेशन के लिए बनाया जाता है कि नेविगेट कैसे करना है अपने सारी चीज़ों पे। उसके बाद हमारे पास आता है जी सर्वलेट क्लास। तो सर्वलेट क्लास के परस्पेक्टिव इसके यहाँ पे आता है URL पैटर्न। सर्वलेट क्लास के परस्पेक्टिव से यहाँ पे आता है URL पैटर्न। और HW जो हमने यहाँ पे कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट कहाँ होगा वो मैंने यहाँ पे बता दिया, /ABC पे होगा, /ABC पे होगा। इसलिए ABC लिखा है कि आप यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख दें, जो आप लिखेंगे वो URL इसका बन जाएगा। सेटिंग कर रहे हैं हम सारी, यहाँ पे हम सेटिंग इसकी कर रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने सर्वलेट बनाया तो सर्वलेट के वेब ऐप के अंदर दो तरह के हेड आएंगे, एक आएगा सर्वलेट का ये, और दूसरा आएगा सर्वलेट मैपिंग का ये। डन। सर्वलेट के अंदर फिर दो चीज़ें होंगी, सर्वलेट नेम और सर्वलेट क्लास। एक होगा सर्वलेट नेम, इसको क्लोज किया ये, और दूसरा होगा सर्वलेट क्लास। सर्वलेट नेम किसके लिए होता है, इसकी मैपिंग के लिए यूज होता है जो यहाँ पे। सर्वलेट क्लास क्या है, जो हमने कोड किया था उस कोड को हमने डायनेमिक वे में चलाना है वेबसाइट के ऊपर, और उस कोड को तो हमने जावा में लिखा था, तो वो उस कोड के क्लास का नाम यहाँ पे, ये क्लास का नाम है ये, ठीक है। और उसके परस्पेक्टिव पे हम किस पेज पे चलाना चाह रहे हैं, पेज या URL, इसको URL कहना ही मुनासिब होगा। हमने लिखा जी /ABC। /ABC का मतलब क्या है जी, रिलेटिव पाथ यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जो भी पाथ होगा उसके साथ ये चलेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैपिंग करवाएगा। अब हम चलते हैं कि जी हमने इसको चलाना कैसे है। तो अब हम इसको चलाने के लिहाज से वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम यहाँ से जी अपाची टॉमकैट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो मैकेनिज्म आता है हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो पाथ सेटिंग है ना, इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने इसको रन कैसे करना है।
तो आपने यहाँ पे अपने सर्वर को एग्जीक्यूट करने के लिए जाना पड़ेगा ओपन अपाची टॉमकैट बिन का फोल्डर, और फिर स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टअप डॉट बैट, बिन के फोल्डर में जाना पड़ेगा। ले जी हम जाते हैं यहाँ से बिन के फोल्डर में, यहाँ पे स्टार्ट का होगा, ये आ गया स्टार्ट डॉट बैट, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये चलना शुरू हो जाएगा, ये चल रहा है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है स्टार्टअप, आगे उसके मिनट्स लिखे हुए। जैसे स्टार्ट हो गया अब मैं यहाँ पे इसको लिख के चला सकता हूँ लोकल होस्ट 8080 कॉलन 8080 लिखूंगा तो ये चल पड़ा। अगर मैं इसको कर देता हूँ बंद, तो अब मैं दोबारा इसे हिट करता हूँ तो ये सर्वर बंद हो गया, अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए कि जी कि सर्वर चलेगा तो ये काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा ये। तो मैंने इसे रन किया क्योंकि मैंने अब काम चलाना है इसका, इसको एंटर किया। अब इसको चलाने के लिए मेरे पास यहाँ पे मैंने जो काम किया था जनाब, मैंने यहाँ पे वेब ऐप बनाई थी। वेब ऐप के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया था V20 वेब INF, ये और ये काम किया था। तो मैंने अब यहाँ पे जो काम किया था V20 का था, तो यहाँ पे मुझे स्लैश V20 स्लैश, वहाँ पे मैंने लिखा था ABC, ऐसे ही है ना। तो इसका सर्वलेट यहाँ पे हिट करेंगे तो चल पड़ेगा हेलो आई एम ए सर्वलेट, और हमने वहाँ पे देखें क्या लिखा था, यही लिखा था हमने, यहाँ पे यही लिखा था हेलो आई एम ए सर्वलेट। और अगर आप इसके इंस्पेक्ट इसको इधर से चेक कर देते हैं हम, व्यू सोर्स पे जाके चेक करते हैं तो वही कोड है ना जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था। तो एग्जैक्ट यही चीज़ें हमारे पास इस तरीके से आ रही होती हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इनसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर देखेंगे थोड़ा मज़ीद डायनामिक वे में कि हम काम कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू।